गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में आपका स्वागत है। इस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एमपीपीएससी हो, एसएससी हो, इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सीरीज रहेगी। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए स्पेशल, जैसे यूजीसी नेट, इसके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन आने की इसमें से संभावना है, या फिर मैचिंग में जब क्वेश्चन आएंगे तो इनमें से जो 2-3 क्वेश्चन उनमें से एक क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है। लेकिन जो एसएससी के एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, एमपी पुलिस है, एमपीपीएससी है, एसआई है, इत्यादि एग्जाम के लिए सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान और राज्यव्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। यानी इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ये बताना है आपको कौन सदस्य नहीं था। तो जबकि नहीं शब्द आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसे अंडरलाइन कर लेंगे नहीं शब्द को। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नई शब्द को अंडरलाइन कर लिया, राइट। नई शब्द को अंडरलाइन करने के बाद, नई शब्द को अंडरलाइन कर लेने के बाद अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है BR अम्बेडकर, तो ये तो अध्यक्ष थे तो इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा अलादी कृष्ण स्वामी ये सदस्य थे, ये भी सही है। और चौथा है गोपालाचारी अयंगर, यानी अयंगर साहब भी थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सदस्य प्रारूप समिति के नहीं थे। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसके चेयरमैन शुरू से एंड तक, सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और अंत तक अध्यक्ष बने रहे। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि एग्जामिनों के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। तो इस जो पर्टिकुलर सीरीज का मतलब का जो पर्पज है वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक तरीके से कवर कर लेने का है। हाँ, एक क्वेश्चन बचा जाता है कि जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या कमेंट किया है, इससे संबंधित पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट में क्वेश्चन आते हैं, उसे हम एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, तो इसका आंसर तो पता चल ही गया, राजेंद्र प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या है। यानी संवैधानिक राजतंत्र की जब हम बात करते हैं तो संवैधानिक राजतंत्र का क्या अर्थ होता है। राजा संविधान लिखता है, तो संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ ये कि क्या राजा संविधान लिखता है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संविधान राजा नहीं लिखता। राजा संविधान की व्याख्या करता है, तो राजा संविधान की व्याख्या नहीं करता है। जैसे कि एग्जाम्पल लें यूनाइटेड किंगडम में संवैधानिक राजतंत्र है, लेकिन वहाँ राजा ने संविधान तो नहीं लिखा, संविधान अलिखित है और जनता की परंपराओं के द्वारा निर्मित है। राजा संविधान की व्याख्या नहीं करता, वहाँ पर ज्यूडिशरी है, और वो भी यूनिटरी ज्यूडिशरी है, एकात्मक न्यायपालिका है। यानी यूनाइटेड किंगडम में आप देखोगे एकात्मक न्यायपालिका है, एकात्मक यूनिटरी ज्यूडिशरी है। राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। तो वहाँ पे चार्ल्स थर्ड, वर्तमान में देखेंगे तो चार्ल्स थर्ड ब्रिटेन के किंग हैं, राजा हैं, और वो उन शक्तियों को एक्सरसाइज करते हैं जिसमें जिन शक्तियों का वर्णन संविधान में, या फिर वहाँ पर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात है, यानी संसदीय सर्वोच्चता की बात है, यानी संसद ही सर्वोच्च है। तो संसद जो विधि बना देगी वही अपने आप में सर्वोच्च मानी जाएगी। जैसे कि अमेरिका में बात की जाए तो अमेरिका में ज्यूडिशरी की सुप्रीमेसी है, न्यायिक सर्वोच्चता है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल की सुप्रीमेसी है, संविधान की सर्वोच्चता, और संविधान बनाया जनता ने। तो इंडिया में टेक्निकली सुप्रीम कौन है? बी द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए पहला वर्ड जो स्टार्ट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज बी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, तो भारत में लोगों की संप्रभुता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आंसर के रूप में, इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। यानी तीसरे का अर्थ क्या है कि राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है, राजा लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो जो लोगों के द्वारा चुना जाता है वो राजा नहीं होता, वो राष्ट्रपति होता है। और ऐसी व्यवस्था को हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं, जिसमें देश का सर्वोच्च
पद यानी कि राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित हो। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? प्रथम केंद्रीय विधानसभा की बात की जा रही, यानी केंद्र में संसद की बात की जा रही है। 1922, 1923, 1921, 1920। तो 1921 में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया गया था, वो काम क्या किया गया था? PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति की स्थापना की गई थी, जिसे CAG का मित्र मार्गदर्शक और गाइड कहा जाता है। इसका वर्णन किसका? CAG का वर्णन आर्टिकल 148 में इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1920। आगे के क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत का वर्णन किस प्रकार करता है, यानी भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? क्या भारत एक महासंघ है, एक अर्धसंघीय, एकात्मक है, राज्यों का संघ है? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देखेंगे आर्टिकल 1 में क्या लिखा है। आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत आर्टिकल 1 में जो चीज़ लिखी है आर्टिकल 1 में वो लिखी भारत राज्यों का संघ होगा। क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत राज्यों का संघ है, महासंघ नहीं है, अर्धसंघीय नहीं है। अर्धसंघीय तो केसी बेयर ने कहा कि भारत की जो व्यवस्था है वो अर्धसंघात्मक, केसी बेयर ने स्टेटमेंट है उनका। एकात्मक शासन की बात की जाए तो एकात्मक शासन यूनाइटेड किंगडम में, और एक महासंघ की अगर बात की जाए तो USSR पहले एक महासंघ हुआ करता था, बहुत सारे कन्फेडरेशन के रूप में था, एक महासंघ के रूप में था, जिसमें बहुत सारे राज्यों को मिलाकर के एक महासंघ का निर्माण किया गया था। लेकिन 1991 में उसका कोलैप्स हो गया और तब से पूरा वर्ल्ड यूनिलेटरल वर्ल्ड होगा, एक ध्रुवीय विश्व हो गया जिसमें अमेरिकी वर्चस्व है। तो आज की दुनिया जो आपको दिख रही है वो अमेरिकी वर्चस्व की दुनिया है। तो आर्टिकल 1 आपको समझ में आ गया होगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा, ये लिखा है। इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में टेक्निकली इंडिया के 2 ही नाम वर्णित हैं, पहला है इंडिया और दूसरा भारत। कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है, यानी कौन सी संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? कौन सी विशेषता है? ब्रिटेन की, USA की, फ्रांस की, स्विट्जरलैंड की। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन, यानी रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट हमने ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, यानी कानून किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, इक्वल हो गए। और इसका मतलब ये भी है कानून समान लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा, यानी कानून के आधार पर किसी भी देश के नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। USA से बात की जाए तो USA से हमने क्या लिया? USA से जो प्रोविजन लिया वो हमने लिया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का मतलब है कि अगर परिस्थितियां समान होंगी तो समान व्यवहार किया जाएगा और परिस्थितियां विपरीत होंगी तो विपरीत व्यवहार किया जाएगा, यानी समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार। जो हमने USA की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का विचार लिया। फ्रांसीसी क्रांति से हमने लिया था इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ELF, ये विचार लिए हमने। 1789 में फ्रेंच की रिवॉल्यूशन हुई, जो कि दुनिया की पहली ऐसी क्रांति थी जो कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित थी। रूसो उस समय के महान थिंकर माने जाते हैं जिन्होंने इस क्रांति को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है और सभ्यता और संस्कारों की जंजीरों से जकड़ा हुआ है और इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। इसलिए रूसो कहता है कि जो हमारी आदि समाज था, आदिम समाज था, उसमें व्यक्ति अधिक स्वतंत्र था, लेकिन आधुनिक सभ्यता जो होती है वो व्यक्ति को जंजीरों में जकड़ लेती है। इसलिए रूसो ने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की, आधुनिक सभ्यता की घोर आलोचना की रूसो ने, कि इसने इंसान की स्वतंत्रता को छीन लिया। इसलिए रूसो की स्वतंत्रता एक बाध्यकारी स्वतंत्रता है जिसमें लोगों को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। फ्रांस हो गया। स्विट्जरलैंड में आप देखोगे तो एक प्रकार की अध्यक्षात्मक व्यवस्था मिलेगी, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जिसके लिए
स्विट्जरलैंड जाना जाता है, वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, DD डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है और जनसंख्या कम होने की स्थिति में लोगों की राय प्रत्यक्ष रूप से ली जाती है और लोग प्रत्यक्ष रूप से संविधान को प्रभावित करते हैं, संविधान में बदलाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। अभी समझाया कि लोकप्रिय विधि कहाँ होगी। लोकप्रिय विधि का मतलब होता है, आप समझ लीजिए कि प्लेबिसाइट प्लेबिसाइट इस प्रक्रिया को बोला जाता है प्लेबिसाइट। इसमें क्या होता है कि जनता क्या करती है कि जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत के द्वारा, इसे हिंदी में जनमत बोला जाता है, जनमत के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है या फिर लेजिस्लेचर से संबंधित कोई भी निर्णय जनता की राय के आधार पर लिया जाता है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सीधे जनता की राय ली जाती है और ऐसा सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, ब्रिटेन, रूस, भारत में नहीं मिलता है। भारत में तो 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, इतना पॉसिबल ही नहीं कि इतनी बड़ी जनसंख्या की डायरेक्ट राय यहाँ पर ली जा सके। ब्रिटेन संसदीय शासन व्यवस्था का जनक है। रूस की अगर बात की जाए तो रूस में क्रांति हुई थी 1917 में रूसी क्रांति हुई थी और रूसी क्रांति से हमने जो आदर्श ग्रहण किया है वो न्याय का आदर्श है, जस्टिस का आदर्श है। आदर्श इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में वर्णित किए गए और 3 प्रकार के आदर्श हैं मुख्य रूप से, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 न्यायों की चर्चा की गई। न्याय का आदर्श हमने कहाँ से लिया है? रूसी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, राइट। भारत एक संघात्मक व्यवस्था, यूनियन प्रकार की संघात्मक व्यवस्था है। इस प्रकार की संघात्मक व्यवस्था का कंसेप्ट हमने कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, कनाडा के संविधान से लिया है, जिसमें संघ ज़्यादा मजबूत होता है लेकिन राज्यों को भी स्वायत्तता प्राप्त होती है। राज्य संघ के अधीन न होकर के संघ के सहकर्मी के रूप में काम करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रूप में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? अपरिहार्य का मतलब होता है इंडिस्पेंसिबल, यानी कि ऐसा गुण जिसे टाला ना जा सके, जिसे समाप्त किया न किया जा सके। ऑप्शन ABCD आपके सामने दिए गए हैं। संविधान का लचीलापन, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संसदीय सर्वोच्चता। आपको संसदीय प्रणाली की बात करना है। अगर संविधान का लचीलापन की बात की जाए तो संविधान का लचीलापन और कठोरतापन दोनों का लक्षण यहाँ पर देखने को मिलेगा संसदीय सरकार में, ये भी सही है। कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, ये भी आपको सही देखने को मिलेगा, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। न्यायिक सर्वोच्चता ये आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी US कॉन्स्टिट्यूशन में। US में संसदीय सर्वोच्चता आपको यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमें A और B दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन अगर बात की जाए लचीलेपन की तो लचीलेपन और कठोरतापन दोनों का मिश्रण संसदीय शासन प्रणाली में देखने को मिलता है। तो इसका A आंसर भी उतना करेक्ट नहीं है, तो सबसे करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विधायिका और कार्यपालिका का संलयन। इसका मतलब क्या है, इसे गंभीरतापूर्वक समझिए कि सबसे पहले जो चुनाव हो गया असेंबली के लेवल पर, मान लो लोकसभा के चुनाव में, तो लोकसभा में विभिन्न सांसदों का चुनाव किया जाएगा। मान लो 543 पार्लियामेंटेरियन सांसद चुने गए। इन सांसदों में से 15% को लेगा जिस उस पार्टी के 15% सांसदों को लिया जाएगा जिसने लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया। लोकसभा में बहुमत का अर्थ क्या है? लोकसभा में बहुमत का मतलब होता है 272 प्लस, यानी 272 सीटें जिसके हैं, क्योंकि 543 है तो बहुमत के लिए आधे से ज़्यादा चाहिए, तो 272 हो गई। अब इनके जो सांसद हैं वो कुल विधायिका की सदस्य संख्या की मंत्री परिषद की सदस्य संख्या 15% होगी और वो कार्यपालिका बन जाएगी। यानी कार्यपालिका का गठन जो होता है वो विधायिका में से ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि बीजेपी एक राजनीतिक दल है और बीजेपी को जो सीट्स हैं, मान लो कि गठबंधन सरकार को मिलाकर उसने 272 सीटें प्राप्त कर ली, राइट। अब इन 272 सीटों में से आप देखोगे कुछ जाकर के मंत्री बन जाएंगे, राइट, क्योंकि मंत्री जो बनेंगे वो सत्ता दल के बनेंगे, लेकिन मंत्रियों की संख्या कितनी होगी इसका वर्णन संविधान में किया गया। संविधान में संशोधन किया गया है बाकायदा, और संविधान में संशोधन करके व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कुल लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो 543 कम 15% नकारें, 83 के करीब निकलेगा, तो 83 मंत्री हो जाएंगे। तो संसदीय व्यवस्था का आवश्यक गुण हो गया कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र संबंधित है। जमीनी स्तर पर
शक्तियों के हस्तांतरण से संबंधित है, शक्तियों के केंद्रीकरण से संबंधित यानी लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही, पंचायती राज से संबंधित, तो अप्रूव सभी सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलेंगे। पंचायतों की अगर बात की जाए तो पंचायतों का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया और भारतीय संविधान के भाग 9 और 9A में किया गया है और 9B में कोऑपरेटिव कमेटीज की बात की गई। तो पंचायतें हैं, नगर पालिका हैं और सहकारी समितियां हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर हमने इंडिया में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखेंगे, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या है। तो ये पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। तो पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो UGC के हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के हों या PGT को, उन्हें विशेष रूप से इस क्वेश्चन पर गौर करना होगा। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाना, हिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाना। तो हिंसक जब आ जाए तो वो तो गलत हो जाएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब होता है विकासात्मक समाजवाद। हिंसक तरीके से समाजवाद लाना नहीं, ये मार्क्सवाद हो सकता है लेकिन ये समाजवाद नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना, तो लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब होता है लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद लाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। तो सबसे पहले मूल विशेषता को जान रहे होंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि मूल विशेषता क्या होती है। उसके पश्चात हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये किसने कहा है। तो बात यूँ है कि 24 अप्रैल 1973 की डेट आपको याद रखना, 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973। इस समय केरल के अंतर्गत एक मठाधीश हुआ करते थे, एक मठ हुआ करता था, उसके पुजारी या महंत के रूप में थे केशवानंद भारती, स्वामी केशवानंद भारती जी। जमीन के अधिग्रहण से संबंधित मामला था। केरल सरकार उनकी ज़मीनों का कुछ अधिग्रहण कर रही थी। ऐसे समय में ये निर्णय केरल हाई कोर्ट से होते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। इस समय सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, आज तक के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच कब बैठी अगर आपसे ये पूछा जाए तो वो थी 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस का नाम है। अब इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत या मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया है। इस समय जो फेमस वकील हुआ करते थे उनका नाम था ननी ए पालकीवाला। ननी ए पालकीवाला को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने लिखित रूप से थैंक यू किया था, क्योंकि उनका ही माइंड या दिमाग की उपज थी क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया। बहुत ही उस समय के बहुत ही फेमस वकील हुआ करते थे ननी ए पालकीवाला। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को, बेसिकली इस चीज़ को समझिए कि आर्टिकल 368 से संबंधित विवाद है। इसमें यह देखना है कि क्या आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर यानी संविधान में संशोधन करने की शक्ति, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और सामान्य रूप से संविधान में संशोधन करने की शक्ति क्या दोनों ने थे, या केवल आर्टिकल 368 में संवैधानिक संशोधन की शक्ति है। तो न्यायपालिका ने इस बात में पूर्व में दिए गए निर्णय को पलट दिया और कहा, ये लैंडमार्क जजमेंट है कि संसद संविधान के जिस पार्ट में चाहे जहां भी चाहे संशोधन कर सकती है, लेकिन बट ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है जिससे कि संविधान का मूलभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा विकृत हो जाए, कमजोर हो जाए, ध्वस्त हो जाए। तो पूछा गया कि ऑनरेबल जस्टिस अब बताइए कि आखिर जो मूलभूत ढांचा होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आखिर ये होता क्या है। तो उन्होंने कहा ना, नो नॉट एट ऑल, अभी नहीं बताएंगे इस चीज़ को। समय समय पर जजमेंट के माध्यम से, डिसीजन के माध्यम से आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी जाएगी। उस समय के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने, या बाद के कुछ डिसीजन में, बाद के कुछ वादों में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, जैसे कि संघवाद, जैसे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जैसे संघात्मक शासन, जैसे संविधान में संशोधन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक निष्पक्षता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया,
प्रस्तावना, ये सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल की गई। आने वाले समय में अन्य भी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के माध्यम से शामिल की जा सकती हैं। तो ये मैंने आपको बताया केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 24 अप्रैल 1973 का केस है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल विशेषताएं, यानी कुल मिला के ये कहा जा रहा है 24 अप्रैल 1973 को जो निर्णय दिया था मूल अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित, आधारभूत संरचना से संबंधित, उसमें धर्मनिरपेक्षता और संघवाद को कब शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया था एसआर मुंबई केस में। एसआर मुंबई केस का हुआ था 1994 में हुआ था। एसआर मुंबई इंपॉर्टेंट केस है। इसी केस से प्रेसिडेंट रूल से संबंधित जो प्रॉब्लम थी, गुत्थियां थी, वो सुलझाएंगे कि कितने समय तक लगना चाहिए, क्या होना चाहिए, राज्यपाल की अनुशंसा पर लगेगा क्या सर, तो वो एक अलग वीडियो में यहाँ पे देख रहे होंगे। एसआर मुंबई केस 1994 में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे एसआर मुंबई। आगे चलेंगे। इंदिरा साइनी, मिनर्वा मिल्स, अगर इन केसों को भी डिस्कस करेंगे तो टाइम लग जाएगा। इंदिरा साइनी केस, मिनर्वा मिल केस भी अपने आप में लैंडमार्क चल जाएंगे। इस बार इंदिरा साइनी को केस में क्या किया गया था, कोटा निर्धारित किया गया था किसी भी स्थिति में जो कोटा है वो 50% से ज़्यादा नहीं होगा। मिनर्वा मिल्स केस में ये विचार किया जा रहा था कि क्या जो संसद है वो प्रस्तावना में संशोधन या संविधान में संशोधन कर सकती है कि नहीं। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, संप्रभु, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज की बात की जा रही। तो अगर इसकी बात हम करेंगे तो इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 226 में, और इसका मतलब है 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति एक वोट रहता है। एक व्यक्ति एक वोट की अगर बात की जाए तो इसके प्रबल समर्थकों में बेंथम यानी जर्मी बेंथम का नाम लिया जाता है, जबकि जर्मी बेंथम के शिष्य हुआ करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जीएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहते थे कि विजडम या बुद्धिमत्ता के आधार पर वोटों का बंटवारा होना चाहिए, यानी वैल्यूएबल वोट होना चाहिए। एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है उसे एक से अधिक वोट देने का अधिकार होगा, और जो संपत्तिशाली लोग हैं उन्हें भी एक से अधिक वोट देने का अधिकार होगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे एक वोट ही देने का अधिकार होगा, और जो पढ़ा लिखा है जिम्मेदार व्यक्ति उसे एक से अधिक ज़्यादा वोट देने का अधिकार होगा। यानी डिफरेंशिएटेड वोटिंग का बात करने वाला जो विचार है कि वो जॉन स्टुअर्ट मिल है, जीएस मिल है, और एक पर्सन एक वोट का समर्थन करने वाला उपयुक्ततावादी विचार यूटिलिटेरियन थिंकर बेंथम है, जर्मी बेंथम है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। यहाँ पर भारत का संविधान लागू हुआ, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था और 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? साइमन कमीशन पर आधारित है, लॉर्ड कर्जन आयोग पर आधारित है, दिमित्रेव थीसिस पर आधारित है, लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट पर आधारित है। यानी भारत शासन अधिनियम जो 1935 है वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। साइमन कमीशन 1927 में चला था और 1928 में भारत आया था, और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध हो रहा था। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार किए गए, उनकी मौत हो गई। उनकी मौत का बदला लेने के लिए भारत में एक रिवॉल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी आतंकवाद या कह दीजिए रिवॉल्यूशनरी या क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ, क्योंकि जो व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम में जब आया था उसमें कहा गया था 10-20 वर्ष के पश्चात कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ लाए जा रहे हैं ब्रिटेन के द्वारा उनका रिव्यू किया जाएगा। तो रिव्यू कमीशन था एक तरह के से इसे रिव्यू करना था, और इस बात का रिव्यू करना था कि क्या भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए कंडीशन अनुकूल है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बनाया, यानी बंधन का नया चार्टर किसने बताया। यानी आपको ये बताना है कि भारत शासन जो अधिनियम है, इंटरनेट कनेक्शन चला गया, भारत शासन जो अधिनियम है उसे किसने बताया कि बंधन है, यानी कि ये लोगों को बांध रहा है। भारत शासन अधिनियम क्या कर रहा है, लोगों को बांध रहा है, लोगों की स्वतंत्रताएं छीन रहा है। ऐसे कहने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ पहुँच गए थे हम। हाँ,
भारतीय संविधान का रक्षक कौन है? क्या वो राष्ट्रपति है? क्या वो भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है? क्या भारत का प्रधानमंत्री है? क्या राज्यसभा की सभापति है? तो भारत के संविधान का जो रक्षक है, कस्टोडियन है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। उसे ही भारत के संविधान को बचाना है, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय जो कार्यपालिका थी, जो विधायिका थी, बहुत ही मजबूत हो गई थी, और जब न्यायपालिका को अपनी रक्षा करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी न्यायपालिका ने अपनी एकता, अपनी अखंडता, या फिर कह दीजिए कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस, न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तथ्य है? संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र, सभी। तो सरकार के अगर अंग की बात की जाए तो सरकार के 4 अंग होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक होता है सरकार का अंग संप्रभुता, सरकार और क्षेत्र, और एक होता है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। एक होता है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, क्योंकि शासन करने के लिए जनसंख्या भी जरूरी है। सरकार के 4 अंग माने जाते हैं, इनसे मिलकर के राज्य का निर्माण होता है। राज्य के 4 अंग, इनसे मिलकर राज्य का निर्माण होता है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सरकारी। लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है राजनीतिक व्यवस्था है। जनता के द्वारा राजनीतिक नेताओं का चुनाव किया जाता है, उसी के आधार पर सरकार का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का जो आदर्श है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो भारतीय संविधान के आदर्श की बात करें तो वो प्रस्तावना से देखने को मिलता है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रस्तावना के बारे में एक आ गया कि प्रस्तावना भारत के संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के विचारों को जानने की कुंजी या फिर जन्म कुंडली है। क्या मुंशी का ये कथन, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश हमने कहाँ से लिया गया है? कानून के कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ हमने कहाँ से लिया? यूएसए के संविधान से लिया है। और ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली ग्रहण की, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। भारतीय संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं। तो भारतीय संविधान निर्माताओं की सोच भारत के संविधान की प्रस्तावना को में देखने को मिलती है। प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के विचारों को जानने की कुंजी है। ये कथन या जन्म कुंडली, ये कथन किसका? ये कथन है के.एम. मुंशी का। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमारा उत्साह जरूर बनाएं। नमस्कार, जय हिंद।